So question number 1 over here, it says, from risk management point of view, the banking business lines can be grouped as banking book, trading portfolio, off balance sheet exposure. Which of the following would be the right answer in this particular regard? तो इस रिगार्ड में यहाँ पर क्या आंसर सही रहने वाला है? अगर हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर बिजनेस लाइंस को अगर ग्रुप करना चाहते हैं, बिजनेस क्लासेस को अगर ग्रुप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या क्या लाइंस कवर होती हैं उसके बारे में देखना है. बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, कौन सी चीज रहेगी? Definitely every day 2 classes will be there. One it would be related to ABM and the other one it would be related to BFM on daily basis, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करें यहाँ पर. एंड फॉर द वी कुड स्टार्ट विद द केस स्टडीज आल्सो. सो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो अगर मेजर बैंकिंग लाइन अगर हम देखते हैं, आप बैंकिंग की बिजनेस लाइंस देखते हैं, तो हमारे पास तीनों ही चीज़ें शामिल रहती हैं. बैंकिंग बुक भी रहता है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी रहता है, एंड फर्दर हमारे पास ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी रहता है. अगर मैं यहाँ पर बैंकिंग बुक की बात करता हूँ, बैंकिंग बुक का मतलब है कि जो भी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, जो भी लेंडिंग कर रहा हूँ, उनके बारे में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो लेंडिंग से रिलेटेड है, एडवांसेस से रिलेटेड है, या फिर वो मेरे पास क्या है, मेरे जो डिपॉजिट्स हैं, तो ये सभी बैंक के क्या फंक्शंस हैं, बैंक के क्या हैं, ये फंक्शंस हैं. चाहे वो बैंक के बोरोइंग्स हैं, बैंक ने जो पैसा उधार पर लिया है, चाहे वो इस चीज़ के रिलेटेड है कि बैंक ने यहाँ पर पैसा आगे लेंड किया. ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बैंकिंग बुक का पार्ट बनेंगे? जो भी आपके एडवांसेस हैं, जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी बोरोइंग्स हैं, ये सभी यहाँ पर किसका पार्ट बनेंगे? दिस ऑल विल बेसिकली कंपोजिट द बैंकिंग बुक इटसेल्फ. यानी कि जो भी मेरे पास एसेट लायबिलिटी है, बैंकिंग बुक में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनको हम मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं. अब यहां पर अगर मैच्योरिटी तक आप होल्ड करके रख रहे हैं, तो डिफरेंट आप यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो मैच्योरिटी है उसको मैच नहीं कर सकते. अब मान लीजिए मेरे पास एक एफडीआर जो है वो 3 साल की है, जो मैंने लोन दिया वो मैंने 15 साल का दे दिया, तो मैं एसेट लायबिलिटी की मैच्योरिटी को मैच कैसे कर सकता हूं? आई कैन नॉट डू सो, मैं वैसा नहीं कर सकता. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? देयर विल बी मैच्योरिटी मिसमैच. क्या रहेगा वहां पर? मैच्योरिटी मिसमैच रहेगा उस केस में वहां पर. ओके, ये उस चीज से रिलेटेड है. इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे. सो दैट इज बेसिक रिलेटेड टू, दैट इज बेसिक रिलेटेड टू द बैंकिंग बुक. ये बैंकिंग बुक से रिलेटेड है. अब यहां पर मैच्योरिटी मिसमैच रहेगा तो डेफिनेटली वहां पर लिक्विडिटी का इशू रहेगा. तो वो बेसिकली कौन सा रिस्क रहेगा? दैट वुड बी द लिक्विडिटी रिस्क इन केस ऑफ द बैंकिंग बुक. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं, सेकंड जो यहां पर पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग बुक इटसेल्फ. अगर मैं यहां पर ट्रेडिंग बुक की बात करता हूं, ट्रेडिंग बुक बेसिकली वो एसेट्स की मैं बात करता हूं जो मार्केटेबल है, जिनको मैं होल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं करता हूं, मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करता हूं, उनको सिर्फ अपने पास रखता हूं एंड उसके बाद उनको निकाल देता हूं. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? कि उनको मैं ट्रेड कर सकता हूं मार्केट में. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द ट्रेडिंग बुक. दैट इज बेसिकली द सेकंड बिजनेस लाइन फॉर द बैंक इटसेल्फ. मैं उनको मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करता हूं. जो उनकी वैल्यूएशन होती है वो मार्क टू मार्केट बेसिस पर होती है. दैट इज बेसिकली एमटीएम बेसिस. एमटीएम बेसिस क्या होता है? मार्क्ड टू मार्केट सिस्टम क्या होता है? जैसे एक शेयर मैंने परचेज किया 100 रुपीज का, अगले दिन उसका प्राइस 101 रुपीज हो गया, तो मैं अपनी बुक में उसका प्राइस 101 नोट करूंगा. इसी तरह से उसके बाद उसका प्राइस 95 रुपीज हो गया, तो मैं अपने बुक में उसका प्राइस 95 नोट करूंगा. यानी कि मार्केट में जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से उसकी मैं वैल्यूएशन अपने पास करूंगा. दैट इज बेसिकली उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट लॉस को अकाउंट करूंगा. उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट लॉस को उसके अकाउंट करूंगा, क्योंकि वो ट्रेडेबल सिक्योरिटी है, उसको मैं निकाल सकता हूं ना. तो उसकी वैल्यूएशन उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी. यानी कि मार्केट के एंड होने पर जितनी वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू यहां पर मैं शामिल करूंगा अपनी बुक्स के अंदर. दैट इज बेसिकली द ट्रेडिंग बुक इटसेल्फ. थर्ड जो चीज आती है, दैट इज रिलेटेड टू द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर. अब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बेसिकली होते हैं कंटिंजेंट होते हैं नेचर में. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट? कंटिंजेंट का मतलब है कि ऐसा एक्सपोजर जो आज की डेट में कोई इंपैक्ट डाले ना डाले, लेकिन आगे आने वाले समय में इंपैक्ट डाल सकता है. यानी कि जो लायबिलिटी है वो मेरी क्रिस्टलाइज हो सकती है. कंटिंजेंसी जो होती है वो बेसिकली क्या होता है? एक एडवर्स इंपैक्ट डालती है आपकी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर. मान लीजिए मेरा कोई केस चल रहा था यहां पर कोर्ट में एंड 2 लाख की अमाउंट का वो केस था, तो उसके केस में वो कंटिंजेंसी है. अगर मैं कोर्ट से वो केस हार जाता हूं तो मुझे यहां पर 2 लाख रुपए वो भरने होंगे. इससे मेरा रेवेन्यू जो है वो इंपैक्ट होगा, उससे मेरा रेवेन्यू जो है वो यहां पर इंपैक्ट होगा. दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर. ओके,
दैट इज बेसिकली रिलेटेड। तो तीनों ही यहां पर किसका पार्ट बनते हैं, यहां पर बैंक की बिजनेस लाइन का पार्ट बनते हैं। सो विच वन वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर? ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, इज इट राइट? तो यहां पर सबसे पहले जो सही आंसर दिया है दैट इज गिवन बाय भुजंग ओवर हियर एंड आल्सो बाय अर्पणा। तो अर्पणा जी ने, भुजंग जी ने यहां पर सबसे पहले सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज द बैंकिंग बुक कैटेगरी ऑफ बैंकिंग बिजनेस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बैंकिंग बुक कैटेगरी है उसमें कौन सी चीजें शामिल नहीं होती हैं? एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन HTM कैटेगरी, investments held in available for sale category and held for trading category. Which one of the following does not basically comprise in case of the banking book itself? तो बैंकिंग बुक में कौन सी चीजें शामिल नहीं होती हैं उसके बारे में मुझे यहां पर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। अभी मैंने आपको बताया कि बैंकिंग बुक में सिर्फ आप वो चीज रखते हैं जिनको आप हेल्ड टिल मैच्योरिटी HTM बेसिस पर रखते हैं, जबकि ट्रेडिंग बुक में हम रखते हैं जो MTM बेसिस होती है, मार्क्ड टू मार्केट बेसिस पर होती हैं। सो क्लियरली ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा यहां पर। दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स held in available for sale category and held for trading category over here. So option D is the right answer and वीना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है यहां पर and पल्लवी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। So option D is the right answer. Next question it says, in case of banking book assets liabilities, which of the following features are correct? तो asset liability case में कौन से feature correct हैं? These are normally held till maturity. Accrual system of accounting is applied. Cash system of accounting is used. These are partly held till maturity and partly disposed of before maturity. Which of these followings would be correct in this particular regard? तो कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्ट होने वाली हैं इस पर्टिकुलर रिगार्ड में? यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली। तो फटाफट से जल्दी से यहां पर इसका आंसर कर दीजिए कि कौन सी चीजें यहां पर सही हैं एंड कौन सी नहीं। तो देखिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं एंड उनके अकॉर्डिंग हमें यहां पर आंसर करना है। सो काइंडली प्लीज डू आंसर ओवर हियर रिलेटेड टू दिस ऑल। So which of the following would be the right answer in this particular regard? तो इस रिगार्ड में कौन सा जो ऑप्शन है that would be the right one for this particular case? Question number 3 over here. It is basically option A over here is correct over here. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस केस में। इज इट सो? तो नॉर्मली आप इसको हेल्ड टिल HTM बेसिस पर रखते हैं एंड अक्रूवल सिस्टम जो होता है वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। जो आपकी बैंकिंग बुक होती है उसके ऊपर अक्रूवल सिस्टम अप्लाई होता है, यानी कि जो भी आपके प्रॉफिट्स ड्यू हो गए हैं आप उन प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अक्रूवल सिस्टम अप्लाई होता है। तो दैट इज बेसिकली ऑप्शन जो आपके पास स्टेटमेंट ए एंड बी हैं दोज आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए ओवर हियर is the right answer in this particular regard. Option A जो है यहाँ पर that is the correct answer. Now let's move to the next question over here and इस क्वेश्चन के केस में सबसे पहले आंसर दिया है भुजंग जी ने। Okay, तो let's move to the next question now. As all assets and liabilities in the banking book are held till maturity, there is possibility of maturity mismatch between the assets and liabilities. तो asset liability का मैच्योरिटी मिसमैच हो सकता है विच इज कॉल्ड व्हाट, उसे हम क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, या फिर उसे गैप रिस्क कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस? तो कौन सा ऑप्शन जो रहेगा वो यहां पर सही आंसर रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस? देखिए जब भी मैं यहाँ पर अपने पास बैंकिंग बुक की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एसेट्स लायबिलिटीज जो हैं उनकी बेसिकली क्या हो सकता है, डिफरेंट आपके पास क्या हो सकती हैं, मैच्योरिटीज होती हैं। मैच्योरिटी मिसमैच होता है एसेट लायबिलिटीज के कारण। ओके, अब उसकी वजह से एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से क्या होगा? अगर मेरे पास एसेट लायबिलिटी मिसमैच है उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से या तो मेरे पास एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी, या तो मेरे पास एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी, या फिर वहां पर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी, या फिर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी।
जब मेरे पास एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी हो गई है या फिर शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो गई है, दैट वुड बी बेसिकली व्हाट, वो चीज बेसिकली क्या कहलाएगी? अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाती है या फिर एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी हो जाती है, उसकी वजह से कौन सा रिस्क रहेगा? इट वुड बी द लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। जो यहां पर लिक्विडिटी की शॉर्टेज है या फिर ज्यादा, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो यहां पर मेरे पास एसेट लायबिलिटी की जो मैच्योरिटी मिसमैच है उसकी वजह से हो रहा है। सो बेसिकली इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी द लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। तो यहां पर लिक्विडिटी रिस्क होने वाला है कि आपके पास लिक्विडिटी हो सकता है किसी टाइम पर देने के लिए ज्यादा हो, या हो सकता है आपके पास किसी टाइम पर लिक्विडिटी देने के लिए है ही नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस? इट विल बी द लिक्विडिटी रिस्क इन दिस पर्टिकुलर केस। ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। डेफिनेटली यहां पर कई लोगों ने आंसर किया, कई कैंडिडेट्स ने आंसर किया रिलेटेड टू कि ऑप्शन डी जो है दैट इज अ गैप रिस्क, वो रहेगा बिकॉज दैट इज पर्टिकुलरली द डेफिनेशन। लेकिन आप यहां पर कंसेप्ट के हिसाब से समझिएगा कि गैप रिस्क यहां पर बेसिकली, गैप रिस्क की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, अगर हम गैप रिस्क की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? जो मेरे पास गैप रिस्क है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? बेसिकली गैप रिस्क रहता है यहां पर अगर मेरे पास एक मिसमैच रहता है होल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के बीच में, अगर उनकी मैच्योरिटी डेट्स, रीप्राइसिंग डेट्स, प्रिंसिपल अमाउंट्स डिफरेंट हैं, तो एक एक्सपोजर क्रिएट कर देते हैं। वो क्या करते हैं? एक एक्सपोजर क्रिएट कर देते हैं जिसमें यहां पर इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का। ओके, मार्केट के इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब आपके पास मैच्योरिटी मिसमैच हो गया है, उस टाइम पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट को लेकर बात नहीं की है यहां पर क्वेश्चन में। यहां पर इन जनरल उन्होंने बोला कि मैच्योरिटी मिसमैच है एसेट लायबिलिटी के बीच में, तो वो गैप तो है, वो गैप तो है, लेकिन उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा कि आपके पास या तो लिक्विडिटी एक्सेस में हो जाएगी या लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। दोनों ही केसेस में आप यहां पर आपके पास रिस्क रहेगा। सो इट विल बी द लिक्विडिटी रिस्क इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर, it says all assets and liabilities in the banking book are held till maturity. There is possibility of maturity mismatch between the assets and liabilities, due to which on maturity the interest rate can also change. अब इसकी वजह से कौन सा रिस्क होगा उसके बारे में आपको यहां पर आंसर करना है। एक चीज है कि पिछले क्वेश्चन पढ़ी जहां पर इन जनरल हम इंपैक्ट की बात कर रहे थे, दूसरी चीज है जहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके पास यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वहां पर ये कौन सा रिस्क एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में आपको आंसर करना है। उसके बारे में जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। तो यहां पर कौन सा रिस्क रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 इट वुड बी, which one would be the right answer in this particular case? It is a interest rate risk in this particular case, क्योंकि आपके मैच्योरिटी मिसमैच की वजह से यहां पर आपके पास एक एक्सपोजर क्रिएट हो गया, जहां पर अगर इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट हुआ, एडवर्स मूवमेंट हुई, तो आपके ऊपर यहां पर एक लॉस बन जाएगा। सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। सो वीना जी ने एंड राहुल जी ने सबसे पहले आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क ओवर हियर। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द CIIB 2022. Okay, now let's move to the next question over here. It says in the banking book the asset side mainly comprise loans and advances which face the risk of default by borrowers that exposes the bank of. अब बैंकिंग बुक जो होती है उसमें ज्यादातर क्या रहता है आपके पास एसेट साइड के ऊपर, जबकि लोन्स है एडवांसेस है वो शामिल रहते हैं। अब उसके ऊपर क्या कर सकता है कि जो पार्टीज हैं वो डिफॉल्ट कर सकती हैं, उसका रिस्क रहता है। तो कौन सा रिस्क होगा? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड्स? क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर, क्लियरली इट इज अ डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि जो क्रेडिट रिस्क है दैट वुड बी देयर इन दैट पर्टिकुलर केस। सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। सबसे पहले यहां पर आंसर किया है भाग्यश्री जी ने एंड अमरजीत जी ने। ओके, सो इट विल बी द क्रेडिट रिस्क इन दैट पर्टिकुलर केस। Let's move to the next question over here. It says the assets and liabilities in the banking book get exposed to risk on account of human mistakes of omission and commission deficiencies in information system, which means that they are exposed to what type of risk? Market risk, interest rate risk, operational risk या फिर credit risk? Which of the following would be the right answer?
जो भी रिस्क आपका होता है यहाँ पर ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, ओमिशन कमीशन की वजह से, सिस्टम फेलियर्स की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑपरेशनल रिस्क ओवर हियर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्ट्रेट अवे इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. एंड यहाँ पर राहुल जी एंड अर्पणा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन सी, दैट इज द राइट आंसर.